क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी जिंदगी बस दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने और मतलब उनकी राय के इर्द गिर्द घूमने में ही बीत रही है? या फिर क्या अतीत की कोई दर्दनाक घटना, जिसे हम आमतौर पर ट्रॉमा कहते हैं, आज भी भविष्य के रास्तों में एक अदृश्य दीवार बनकर खड़ी है? ये सवाल अक्सर हमें परेशान करते हैं। और जरा सोचिए, अगर ये कहा जाए कि जिसे हम ट्रॉमा मानकर अपनी सारी नाकामियों का जिम्मेदार ठहराते हैं, असल में उसका कोई वजूद ही नहीं है, तो क्या इस बात पर यकीन कर पाना संभव है? ये वाकई ऐसे गहरे सवाल हैं जो हमारे सोच की बुनियादी जड़ों को, हमारे रोजमर्रा के जीवन को देखने के नजरिए को पूरी तरह हिला कर रख देते हैं। एमवे में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आती हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें। बिल्कुल। आज की इस विस्तृत प्रस्तुति में हम पुस्तक द करेज टू बी डिसलाइक्ड को गहराई से समझेंगे। देखिए, ये किताब अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक क्रांति है। इचिरो किशिमी और फुमिता के कोगा द्वारा लिखी गई ये जापानी किताब कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जहां आपको खुश रहने के 10 तरीके बता दिए जाएं। हाँ, और इस किताब ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। जी, क्योंकि इसकी शैली भी बहुत अलग है। इसे प्राचीन यूनानी शैली यानी सुकराती संवाद या कहें कि सोक्राटिक डायलॉग के रूप में लिखा गया है। अच्छा, तो ये एक बातचीत के रूप में है। बिल्कुल। पूरी किताब एक युवा जो जीवन से निराश है और एक दार्शनिक के बीच जीवन के सबसे गहरे चुभने वाले सवालों पर तीखी बहस है। और इस पूरी बहस के केंद्र में जो दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक हैं वो एल्फ्रेड एडलर है ना? जी हाँ, एल्फ्रेड एडलर। क्योंकि जब भी हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो हमेशा सिगमंड फ्रॉइड या कार्ल जूंग का नाम सबसे पहले आता है। ऐसा लगता है जैसे मनोविज्ञान सिर्फ उन्हीं तक सीमित हो। सही कहा आपने। लेकिन एडलर, जो फ्रॉइड और जूंग के ही समकालीन थे, उनका दृष्टिकोण फ्रॉइड से एकदम अलग था, बल्कि मैं कहूंगा कि बिल्कुल विपरीत था। तो उनका मुख्य विचार क्या था? एडलर के व्यक्तिगत मनोविज्ञान या इंडिविजुअल साइकोलॉजी का मूल आधार ही यह है कि इंसान अपने अतीत का गुलाम नहीं है। देखिए, हम मशीन नहीं है जो पुरानी कोडिंग के हिसाब से चलें। तो मतलब हमारा जीवन उन चीजों से तय नहीं होता जो अतीत में हुई? बिल्कुल नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि हम वर्तमान में अपने लिए कौन से लक्ष्य चुनते हैं। और इस अंतर को गहराई से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की आधुनिक सोच फ्रॉइड से बहुत ज्यादा प्रभावित है। हाँ, फ्रॉइड का तो यही मानना था ना कि हमारे वर्तमान की हर समस्या हमारे अतीत में कहीं ना कहीं छिपी है। जी, और इस नजरिए को एटियोलॉजी या कारण और प्रभाव का अध्ययन कहा जाता है। फ्रॉइड कहते हैं कि अगर कोई आज परेशान है तो जरूर बचपन में उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। लेकिन एडलर ने तो इस पूरी धारणा को ही नकार दिया। एकदम सही। उन्होंने टेलियोलॉजी यानी उद्देश्य के अध्ययन पर जोर दिया। टेलियोलॉजी और एटियोलॉजी सुनने में थोड़े तकनीकी शब्द लगते हैं। अगर इसे हम अपनी आम जिंदगी से जोड़ें तो शायद ये वैसा ही है जैसे हम बीमारी का इलाज खोजते हैं। हाँ। इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार है और वो खांस रहा है। आम बात है। अब वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसकी पूरी जांच करके कहे कि देखो, तुम्हें बुखार इसलिए है क्योंकि कल तुम तेज बारिश में भीग गए थे। अच्छा। तो ये हुई फ्रॉइड की एटियोलॉजी। डॉक्टर ने कारण तो बता दिया, लेकिन क्या सिर्फ ये जान लेने से कि बुखार बारिश की वजह से आया है उस मरीज का शरीर ठीक हो जाएगा? जाहिर है बिल्कुल नहीं। उस मरीज को कारण का इतिहास थोड़ी जानना है, उसे तो दवा चाहिए। उसे तो बस ये जानना है कि अब इस वर्तमान क्षण में उसे अपना बुखार कैसे कम करना है। बिल्कुल, उसे तो बस समाधान चाहिए। तो ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई इंसान हाईवे पर गाड़ी चला रहा हो और उसका पूरा ध्यान सिर्फ रियर व्यू मिरर पर हो। क्या बात है, बहुत सही उदाहरण है। अगर इंसान सिर्फ पीछे देखेगा कि गाड़ी कहां से आई है तो आगे का रास्ता कैसे तय करेगा? दुर्घटना तो पक्की है। जी, ये रियर व्यू मिरर वाली एनालॉजी यहाँ एकदम सटीक बैठती है। फ्रॉइड का नजरिया इंसान को हमेशा पीछे देखने पर मजबूर करता है, लेकिन एडलर का टेलियोलॉजी का सिद्धांत कहता है कि मरीज को बुखार कम करने की दवा यानी अपने उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बात खटकती है मुझे। हाँ, बताइए। अगर हम एडलर की बात मान लें तो क्या इसका मतलब ये है कि अतीत के अनुभवों का हम पर कोई असर ही नहीं होता? मेरा मतलब है, अगर कोई इंसान बचपन में किसी भयानक हादसे या दुर्व्यवहार से गुजरा हो
तो क्या वो बस एक झटके में कह दे कि अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता? ये थोड़ा संवेदनहीन लग सकता है ना? हाँ, क्या अतीत को इस तरह पूरी तरह नजरअंदाज कर देना अस्वाभाविक नहीं लगता? ये सवाल अक्सर एडलेरियन मनोविज्ञान पर उठाया जाता है। बहुत ही वाजिब सवाल है। लेकिन देखिए, एडलर यहाँ अतीत की घटनाओं के वजूद को नहीं नकार रहे हैं। अच्छा, तो वो मानते हैं कि घटनाएं हुई हैं? जी हाँ, घटनाएं तो होती हैं, उनका वजूद है। लेकिन एडलर का तर्क ये है कि कोई भी घटना अपने आप में हमारे जीवन की दिशा तय नहीं करती। हम उन घटनाओं को जो अर्थ देते हैं, जो मतलब निकालते हैं, असल में वही हमारी दिशा तय करता है। तो मतलब घटना एक कच्चा माल है और हम उससे क्या बनाते हैं वो हम पर निर्भर करता है। एकदम सही कहा आपने। हम अक्सर देखते हैं कि दो लोग एक ही तरह के दर्दनाक अतीत से गुजरते हैं। एक व्यक्ति उस दर्द को बहाना बनाकर पूरी तरह टूट सकता है और शायद गलत रास्ते पर भी चला जाए। बिल्कुल। वहीं दूसरा व्यक्ति उसी दर्दनाक अतीत से प्रेरणा लेकर एक बहुत ही मजबूत और दयालु इंसान बन सकता है, ताकि किसी और को वो दर्द ना सहना पड़े। बात तो सही है। घटना दोनों के लिए एक ही थी, लेकिन जो अर्थ उसे दिया गया उसने भविष्य को 180 डिग्री बदल दिया। तो अब तक हमने समझा कि हम अतीत के कैदी नहीं हैं, बल्कि वर्तमान में लिए गए हमारे निर्णय और उद्देश्य ही हमारा जीवन तय करते हैं। जी। और इसी विचार की नींव पर इस किताब का सबसे विवादित, सबसे ज्यादा बहस छेड़ने वाला हिस्सा सामने आता है। हाँ, वो हिस्सा जिसने सच में तहलका मचाया। किताब सीधे तौर पर घोषणा करती है कि ट्रॉमा का कोई अस्तित्व नहीं है। जब आजकल चारों तरफ सिर्फ ट्रॉमा और हीलिंग की बातें हो रही हैं, तो ये विचार किसी धमाके से कम नहीं लगता। बिल्कुल। एडलर कहते हैं कि हम अपनी भावनाओं को, चाहे वो गुस्सा हो या दुख, एक उपकरण या टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस अजीबोगरीब लगने वाले विचार को किताब में एक बहुत ही बेहतरीन कहानी से समझाया गया है। हाँ, वो माँ और बेटी वाली कहानी है ना? जी। कल्पना कीजिए, एक माँ अपनी बेटी पर बहुत जोर जोर से गुस्से में चिल्ला रही है। घर का माहौल एकदम तनावपूर्ण है। तभी अचानक टेलीफोन की घंटी बजती है। माँ गुस्से में फोन उठाती है और एकदम चिल्लाकर बोलती है, हेलो। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है कि फोन पर बेटी की शिक्षिका है। ओहो, फिर तो सब बदल गया होगा। पल भर में, महज 1 सेकंड में माँ का लहजा पूरी तरह बदल जाता है। वो बेहद विनम्रता और मीठी आवाज में शिक्षिका से बात करती है। अच्छा। और फिर 5 मिनट बाद फोन कटता है और माँ फोन रखते ही दोबारा उसी तेज गुस्से के साथ बेटी पर चिल्लाना शुरू कर देती है। ये किस्सा सुनते ही ऐसा लगता है जैसे ये तो किसी भी घर की कहानी हो सकती है। हमने अक्सर लोगों को ऐसे पलक झपकते अपना व्यवहार बदलते देखा है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक मतलब क्या है? ये हमें बताता है कि माँ का गुस्सा कोई अनियंत्रित भावना नहीं थी जिस पर उसका जोर न हो। हम अक्सर कहते हैं कि मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं काबू नहीं रख पाया। हाँ, आमतौर पे लोग यही बहाना बनाते हैं। लेकिन अगर गुस्सा सच में अनियंत्रित होता तो फोन आने पर वो अचानक शांत कैसे हो जाती? असल में एडलर के अनुसार माँ ने बेटी को डराने और अपनी बात मनवाने के लिए गुस्से को एक हथियार के रूप में गढ़ा था, उसे फैब्रिकेट किया था। तो जैसे ही उस हथियार की जरूरत खत्म हुई, यानी बाहरी दुनिया या शिक्षिका से बात करनी पड़ी, तो उसने वो हथियार टेबल पर रख दिया। जी। और फोन रखते ही उसे वापस उठा लिया। बिल्कुल सही। भावनाएं हमारे भीतर से अपने आप पैदा होकर हम पर हावी नहीं होती, बल्कि हम अपने छिपे हुए लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनका निर्माण करते हैं। यहाँ मुझे एक बहुत कड़ा विरोध दर्ज करना पड़ेगा। जी कहिए। और जो स्रोत हमने पढ़े हैं उनमें भी इस विचार पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। क्या ये पूरी थ्योरी विक्टिम ब्लेमिंग या पीड़ित को ही दोषी ठहराने जैसी नहीं है? मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा क्यों लगता है। मान लीजिए कोई इंसान गंभीर अवसाद या एंजाइटी से जूझ रहा है, जो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहा। क्या एडलर ये कहना चाहते हैं कि वो व्यक्ति जानबूझकर ये सब कर रहा है? ये तो उस व्यक्ति के दर्द को झुठलाने और बहुत ही असंवेदनशील होने जैसा है। देखिए, ये आपत्ति बहुत स्वाभाविक है और पहली नजर में ये सिद्धांत काफी कठोर लग सकता है। हाँ, बिल्कुल लगता है। पर अगर हम इसके गहरे दार्शनिक पहलू में जाएं, तो पाएंगे कि एडलर का मकसद किसी को दोष देना कतई नहीं है। ये पूरी तरह से इंसान के सशक्तिकरण के बारे में है। सशक्तिकरण? वो कैसे? दर्द असली है, तकलीफ असली है, एडलर उसे झुठला नहीं रहे। लेकिन जब हम कहते हैं कि इंसान अपने लक्ष्यों के लिए भावनाएं गढ़ता है, तो इसका अर्थ यह है कि शायद उस व्यक्ति ने अवचेतन रूप से उस स्थिति को किसी उद्देश्य के लिए चुना है। मतलब बाहरी दुनिया की चुनौतियों से बचने के लिए? बिल्कुल। या फिर विफलता के डर से बचने के लिए, या अपने आसपास के लोगों की सहानुभूति पाने के लिए। मैं समझ रही हूँ।
मतलब अगर हम ये मान लें कि बचपन के किसी ट्रॉमा ने हमें अवसाद में धकेल दिया है, तो हम हमेशा के लिए उस ट्रॉमा के पीड़ित बन गए। एकदम सही। हमारे पास स्थिति को बदलने की कोई शक्ति ही नहीं बची, क्योंकि वो तो अतीत में हो चुका है। लेकिन अगर हम ये स्वीकार कर लें कि हम आज किसी छिपे हुए डर के कारण ये भावना पैदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसे बदलने की शक्ति है। यही टेलियोलॉजी का असली जादू है। यह सिद्धांत आपसे आपकी लाचारी छीन लेता है, लेकिन बदले में आपको आपके जीवन का नियंत्रण वापस लौटाता है। ये मानना कि भावनाएं हमारे द्वारा ही निर्मित होती हैं, हमें यह आजादी देता है कि हम अपनी प्रतिक्रियाएं खुद चुन सकते हैं, हम मजबूर नहीं हैं। बिल्कुल। अगर अब तक की चर्चा आपको उपयोगी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो ये बहुत अहम है कि हम भावनाओं के प्रति अपना नजरिया बदलें। तो अब तक हमने समझा कि भावनाएं हमें नियंत्रित नहीं करती, बल्कि हम अपने छिपे हुए लक्ष्यों को पाने के लिए भावनाओं का निर्माण करते हैं। जी। अब अगर हम अपने छिपे हुए लक्ष्यों के लिए भावनाओं को गढ़ सकते हैं, तो शायद हम अपनी असुरक्षाओं को भी करते हैं। चलिए एक ऐसे एहसास की बात करते हैं जिससे शायद दुनिया का हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। आप हीन भावना की बात कर रही हैं ना? जी हाँ, हीन भावना। कई बार हम दूसरों को देखकर सोचते हैं कि हम कमतर हैं, हमारे पास वो कौशल नहीं है, या हम उतने सुंदर नहीं हैं। एडलरियन मनोविज्ञान इसे कैसे देखता है? बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि अल्फ्रेड एडलर ही वो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या हीनता ग्रंथि शब्द दिया था। अच्छा, ये शब्द एडलर ने ही दिया था? जी, लेकिन उन्होंने इसे बहुत बारीकी से दो हिस्सों में बांटा। एक है स्वस्थ हीन भावना और दूसरी है हीनता ग्रंथि। एक स्वस्थ हीन भावना इंसान को आगे बढ़ने और विकास करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे अगर कोई सोचता है कि मुझे टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ नहीं है और मेरे सहकर्मी मुझसे तेज हैं, इसलिए मैं कोई नया कोर्स करूंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा। हाँ, ये तो एक तरह का ईंधन हुआ जो आपको आगे धकेलता है। ये एक स्वस्थ मनोविज्ञान है। तो फिर समस्या कहाँ आती है? समस्या तब शुरू होती है जब ये हीन भावना एक ढाल या बहाना बन जाती है। जब इंसान कहता है मैं कम पढ़ा लिखा हूं, या मेरे पास अच्छी शक्ल सूरत नहीं है, इसलिए मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। मतलब वो अपनी कमी को दूर करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। बिल्कुल, बल्कि उस कमी का इस्तेमाल अपने आगे न बढ़ने के फैसले को सही ठहराने के लिए कर रहा है। तब वो स्वस्थ भावना एक हीनता ग्रंथि बन जाती है। और अगर हम इसके विपरीत पहलू को देखें, आजकल सोशल मीडिया पर एक अलग ही दौड़ चल रही है। लोग अपनी महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े और छुट्टियां दिखाते हैं, जिसे आजकल फ्लेक्सिंग कहा जाता है। ये हीनता ग्रंथि का ही एक दूसरा रूप है, जिसे एडलर ने श्रेष्ठता ग्रंथि या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नाम दिया। क्या बात कर रहे हैं, दिखावा करना भी हीनता से जुड़ा है। जी बिल्कुल। जो लोग अपनी झूठी उपलब्धियों का लगातार बखान करते हैं, बात बात पर दूसरों को नीचा दिखाते हैं, या महंगे ब्रांड्स के पीछे भागकर अपना रुतबा साबित करने की कोशिश करते हैं, वे असल में अपनी बहुत गहरी असुरक्षाओं को छिपा रहे होते हैं। मतलब वो आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि एक डर का मुखौटा है कि कहीं लोग उन्हें कमतर न मान लें। एकदम सही। जो इंसान सच में आत्मविश्वासी होता है, जो भीतर से भरा हुआ है, उसे दूसरों के सामने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं होती। वो खुद से प्रतियोगिता करता है, दुनिया से नहीं। तो अब तक हमने समझा कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें ताकत में बदलना ही स्वस्थ मनोविज्ञान है, उन्हें अपनी नाकामियों का बहाना बनाना नहीं। जी, और जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो इसका सीधा असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। हाँ, एडलर का एक बहुत ही बेबाक कथन है कि इंसान की सभी समस्याएं असल में पारस्परिक संबंधों यानी रिश्तों की समस्याएं हैं। एडलर का मानना था कि अगर कोई इंसान इस ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेला हो तो उसे कोई मानसिक समस्या होगी ही नहीं, क्योंकि कोई तुलना ही नहीं होगी। ये तो बहुत गहरी बात है। और इन रिश्तों की उलझनों को सुलझाने के लिए एडलर एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान देते हैं, जिसे कार्यों का विभाजन या सेपरेशन ऑफ टास्क्स कहा जाता है। कार्यों का विभाजन मतलब हमें अपने काम से काम रखना चाहिए? लगभग। हम अपने रोजमर्रा के रिश्तों में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि या तो हम दूसरों के कामों में बेवजह दखल दे रहे होते हैं, या फिर दूसरों को अपने कामों में दखल देने दे रहे होते हैं। लेकिन एक जटिल समाज में ये कैसे तय हो कि कौन सा कार्य किसका है? सीमा कहाँ खींची जाए? इसे जानने का एडलर ने एक बहुत ही सीधा पैमाना बताया है। कोई भी स्थिति हो, बस ये सोचिए कि इस कार्य का अंतिम परिणाम कौन भोगेगा। अच्छा। जो भी उस अंतिम परिणाम को भोगेगा वो कार्य मूल रूप से उसी इंसान का है। चलिए इसे एक ऐसे उदाहरण से समझते हैं जो हर घर में तनाव का कारण बनता है।
एक बच्चे की पढ़ाई। बिल्कुल। अब देखिए, पढ़ाई करना और उस पढ़ाई का परिणाम, चाहे वो अच्छे अंक हों या फेल हो जाना, अंततः उस बच्चे को ही अपने भविष्य में भुगतना है। तो पढ़ाई करना पूरी तरह से बच्चे का कार्य है। जी, माता पिता का कार्य क्या है? उनका कार्य बच्चे को सहयोग देना, उसे एक शांत माहौल देना और प्रेरित करना है। पर अगर बच्चे के हिस्से की पढ़ाई वो खुद करने लगें या उसे डांट फटकार कर मजबूर करें, तो वो असल में दूसरे के कार्य में दखल देना है। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। यहाँ एक बहुत गहरा विरोधाभास नजर आता है मुझे। मैंने रेडिट पर भी देखा है, जहां इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना की गई है। क्या आलोचना है? सवाल ये उठता है कि अगर हम सिर्फ अपने काम से काम रखें और कहें कि भाई ये तुम्हारा कार्य है, तुम जानो, तो क्या ये एक बेहद स्वार्थी और अलगाववादी समाज को जन्म नहीं देगा? फिर एक माता पिता अपने बच्चे की परवाह ही क्यों करें? ये बहुत ही शानदार सवाल है। अगर कार्यों के विभाजन को सिर्फ ऊपरी तौर पर समझा जाए तो ये वाकई स्वार्थपूर्ण लग सकता है। हाँ, ऐसा लगेगा जैसे हम मुंह मोड़ रहे हैं। लेकिन एडलर के दर्शन में एक और बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, सामुदायिक भावना या सोशल इंटरेस्ट। कार्यों का विभाजन रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं है, ये असल में मनोवैज्ञानिक सीमाएं तय करने के लिए है। तो मतलब परवाह करने का मतलब नियंत्रण करना नहीं है। ठीक कहा आपने। बिना नियंत्रण की चाह के किसी की परवाह करना ही सच्चा प्रेम है। आप बच्चे को खाना देंगे, प्यार देंगे, सही गलत बताएंगे, क्योंकि एक अभिभावक के रूप में वो आपका कार्य है। और वो उस मार्गदर्शन को अपनाता है या नहीं, ये उसका कार्य है। बिल्कुल। यहाँ मुझे प्राचीन इतिहास की वो कहानी याद आ रही है जो किताब में भी बताई गई है, सिकंदर महान और गॉर्डियन नॉट की कहानी। हाँ, वो रूपक यहाँ बहुत सटीक बैठता है। कथा है कि एक मंदिर में एक ऐसी उलझी हुई गांठ थी जिसे कोई खोल नहीं पा रहा था। जो कोई उसे खोलता वो पूरे एशिया का राजा बनता। जब सिकंदर वहां आया तो उसने धागों को सुलझाने में वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में उस गांठ को काट दिया। रिश्तों में भी हम यही करते हैं। जब हम दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम उस गांठ को खींचकर और टाइट कर देते हैं, जिससे कड़वाहट बढ़ती है। हाँ, कार्यों का विभाजन असल में उस गांठ को एक ही बार में काट देने जैसा है, जहां आप साफ तौर पर कह देते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है और ये तुम्हारी। तो अब तक हमने समझा कि हमें दूसरों के कार्यों का बोझ अपने कंधों पर नहीं लेना चाहिए और ना ही उन्हें अपने कार्यों में दखल देने देना चाहिए, तभी रिश्ते आजादी से सांस ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे चिंतन के सबसे महत्वपूर्ण और दार्शनिक पड़ाव पर, नापसंद किए जाने का साहस। दुनिया का हर इंसान आजाद होना चाहता है, पर हम आजाद महसूस क्यों नहीं करते? क्योंकि इंसानी दिमाग में एक बहुत गहरी लालसा होती है, मान्यता की इच्छा या डिजायर फॉर रिकॉग्निशन। हम चाहते हैं कि हर कोई हमारी तारीफ करे। हम चाहते हैं कि हमारे फैसले समाज की नजरों में सही हों। लेकिन सच्चाई यह है कि दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की लगातार कोशिश करना असल में अपने आप से झूठ बोलना है। यह अपनी जिंदगी की डोर दूसरों के हाथों में सौंप देने जैसा है। अगर मान्यता पाना गुलामी है, तो फिर सच्ची आजादी क्या है? किताब का शीर्षक ही इसका जवाब है। सच्ची आजादी का सीधा सा मतलब है दूसरों द्वारा नापसंद किए जाने का साहस रखना। मतलब जब इंसान ये चिंता करना छोड़ देता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। जी, जब वो अपने सिद्धांतों और अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीता है तो स्वाभाविक है कि समाज के कुछ लोग उससे नाराज होंगे, उसे नापसंद करेंगे। और एडलर कहते हैं कि लोगों की वो नाराजगी इस बात का प्रमाण है कि इंसान अपनी शर्तों पर जी रहा है, पूरी आजादी के साथ। लेकिन इस आजादी को पाने के लिए हमें अपने रिश्तों का ढांचा बदलना होगा, है ना? एडलर लंबवत और क्षैतिज रिश्तों की बात करते हैं। हाँ, लंबवत या वर्टिकल रिश्ते वो होते हैं जहां कोई एक व्यक्ति दूसरे से ऊपर या नीचे होता है, जैसे बॉस और कर्मचारी, या समाज में अमीर गरीब का भेद। इन रिश्तों में हमेशा प्रशंसा या फटकार का इस्तेमाल होता है। एडलर एक चौंकाने वाली बात कहते हैं कि किसी की तारीफ करना भी असल में उसे नियंत्रित करने का ही एक तरीका है। अच्छा, तारीफ करना भी नियंत्रण है? जी, क्योंकि तारीफ हमेशा वो करता है जो खुद को पद या ज्ञान में ऊपर मानता है। तो हमें इसके बजाय क्या करना चाहिए? हमें क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल रिश्ते बनाने चाहिए जहां सभी इंसान समान हो, कोई ऊपर या नीचे नहीं। वहां तारीफ के बजाय आभार व्यक्त किया जाता है। जैसे तुमने ये काम बहुत अच्छा किया कहने के बजाय
तुम्हारे इस काम से मुझे बहुत मदद मिली, धन्यवाद कहना। बिल्कुल, ये समानता का प्रतीक है। तो अब तक हमने समझा कि हर किसी को खुश करने की चाहत हमें अपना ही गुलाम बना देती है। सच्ची स्वतंत्रता के लिए असीम साहस चाहिए होता है, नापसंद किए जाने का साहस। इस पूरी दार्शनिक यात्रा को अगर समेटा जाए तो निष्कर्ष बहुत ही गहरा है। हम अक्सर जीवन को एक सीधी रेखा मान लेते हैं, जैसे कि हम स्कूल से कॉलेज, फिर नौकरी, फिर रिटायरमेंट, किसी एक बड़ी मंजिल की ओर भाग रहे हैं। लेकिन एडलर का नजरिया अलग है। वे कहते हैं कि जीवन कोई रेखा नहीं, बल्कि यहाँ और अभी के बिंदुओं की एक श्रृंखला है। मतलब जीवन एक डांस की तरह है, जहां मकसद सिर्फ उस पल में नाचना है, न कि किसी तय जुदा पर पहुंचना। बिल्कुल सही। हमें भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे के बोझ को उतार फेंकना चाहिए। खुशी कोई दूरस्थित गंतव्य नहीं है। तो खुशी क्या है? खुशी इस बात में है कि हम इस वर्तमान क्षण में अपने समाज या समुदाय में अपनी क्षमता के अनुसार कुछ योगदान दे रहे हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि दूसरे हमें उसकी मान्यता दे रहे हैं या नहीं। ये एक ऐसा नजरिया है जो वाकई जीवन को देखने का चश्मा बदल देता है। जी। जो लोग इस डीप डाइव को ध्यान से सुन रहे हैं, उनके लिए अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल है। जरा सोचिए, अगर आपको आज ये चिंता पूरी तरह से छोड़नी पड़े कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो कौन सा पहला कदम होगा जो आप अपनी जिंदगी में आजादी के साथ उठाएंगे? वो कौन सा फैसला होगा जो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा? ये एक ऐसा विचार है जिसे हर इंसान को अपने एकांत में बैठकर खोजना चाहिए। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया एमवे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।